हेलो बच्चों आज हम नेशनल इनकम का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। बट बच्चों आपको पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 क्लियर करना होगा। जिस भी बच्चे ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले इसके डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 को क्लियर करे। तो हम बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। बच्चों इस वीडियो में हम 2-3 कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। 2-3 ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि नेशनल इनकम से बहुत ज़्यादा लिंक करते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उसके बिना हम जो एग्रीगेट्स पढ़ने वाले हैं, नेशनल इनकम के मेथड्स पढ़ने वाले हैं, वो नहीं किए जा सकते। तो आज स्टार्ट करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। एक होता है स्टॉक और एक होता है बच्चों फ्लो। एक होता है स्टॉक और एक होता है फ्लो। सर क्या होता है स्टॉक और क्या होता है फ्लो? बढ़ते हैं आगे, सुनना ध्यान से। बच्चों इकोनॉमिक वेरिएबल को 2 तरीके से मेजर किया जाता है। जितने भी इकोनॉमिक वेरिएबल हैं, नेशनल इनकम है, कैपिटल है, मनी सप्लाई है, जितनी भी इकोनॉमिक क्वांटिटीज हो सकती हैं बच्चों, उसको 2 तरीके से मेजर किया जाता है सर। एक स्टॉक और एक फ्लो। ये दोनों ऐसी इकोनॉमिक क्वांटिटीज होते हैं जो सभी इकोनॉमिक वेरिएबल को मेजर करते हैं बच्चों। इकोनॉमिक वेरिएबल को 2 तरीके से मेजर किया जा सकता है। कौन कौन से सर? बच्चों पहला, जब हम स्टॉक की बात करते हैं ना, तो हम सभी ऐसे इकोनॉमिक वेरिएबल को मेजर करते हैं जिसे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाए। किस पे? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और वो जिसे हम पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं बच्चों, उसे हम सिंपल फ्लो कहते हैं। सर बात समझ में नहीं आई, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम ये क्या है? बच्चों ध्यान से सुनना। जब हम किसी को एक पॉइंट पे मेजर करें, जैसे कि मैं बात करूं मेरी कैपिटल कितनी है, कैपिटल तो मतलब आज की बात होगी कि अभी सर आपकी कैपिटल कितनी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ, अगर मैं इसके अपोजिट ये बात करूं कि मेरी इनकम कितनी है, तो वहां पे बच्चों ये बोला जाएगा कि सर आपकी इनकम जो वो मंथली कितनी है या एनुअली कितनी है। ये पर्टिकुलर पीरियड की बात करता है। ये एक डायनामिक होता है बच्चों, और ये एक फिक्स पॉइंट की बात करता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करता है। जब हम किसी इकोनॉमिक वेरिएबल को पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजर करें तो स्टॉक, जब पर्टिकुलर पीरियड पे मेजर करें तो फ्लो। तो लिखा जा सकता है बच्चों, स्टॉक रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक क्वांटिटीज which measure at a particular point of time, जिसको हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करें उसे स्टॉक कहते हैं। ऑन द अदर हैंड बच्चों, जिसको हम फ्लो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करें, इसकी जगह क्या आएगा? पर्टिकुलर पीरियड। तो हम लिख सकते हैं फ्लो रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक क्वांटिटीज विच मेजर at a particular period of time,
जिसको पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर किया जाए दैट इज फ्लो, और जिसको पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाए दैट इज स्टॉक। बच्चों ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। स्टैटिक मतलब सर एक सर्टेन, एक फिक्स। इट इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। ये एक कैसा कॉन्सेप्ट है बच्चों? स्टैटिक कॉन्सेप्ट। और इट इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट। ये कैसा कॉन्सेप्ट है बच्चों? डायनामिक। डायनामिक का मतलब क्या होगा? जो कंटिन्यूअस प्रोसेस में हो। जैसे बच्चों मैं बात करूं प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड 2018-19, 2018 से 19 के बीच का प्रोडक्शन दैट इज फ्लो। मैं बात करूं बच्चों प्रोडक्शन एज ऑन 31 मार्च, आज के दिन 31 मार्च मान लो, मैं एट दी एंड क्लोजिंग डेट पे बात कर रहा हूं, प्रोडक्शन एज ऑन 31 मार्च दैट इज स्टॉक। तो ये एक स्टॉक होगा क्योंकि एक स्टैटिक है। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा है और ये पर्टिकुलर पीरियड की बात करता है। बच्चों ध्यान से सुनना, जो स्टॉक होता है ना उसका कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता। मतलब सर ऐसा नहीं होता, आप में कैपिटल मेरी ये नहीं पूछोगे पर ईयर कितनी है सर, पर मंथ कितनी है। हाँ इनकम पूछोगे आप, इनकम कहोगे सर पर मंथ कितनी है, या एनुअली कितनी है, सेमी एनुअली कितनी है। तो वो एक फ्लो है। मतलब क्या हुआ? इट हैज टाइम डायमेंशन। इसका टाइम डायमेंशनल होता है बट इसमें कोई टाइम डायमेंशनल नहीं होता है बच्चों। तो लिखा जा सकता है इट हैज नो एनी टाइम डायमेंशनल बट ऑन द अदर हैंड इट हैज टाइम डायमेंशनल। इसका टाइम डायमेंशनल होता है, इसका टाइम डायमेंशनल नहीं होता है बच्चों। कुछ एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, देन हम थोड़े सा फिर इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। बच्चों अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, आपको 4th पॉइंट में लिखना है ये कैसे, जो इसके एग्जाम्पल्स हैं। क्या एग्जाम्पल है बच्चों? पहला लिखा जा सकता है एग्जाम्पल नंबर 1, 4th पॉइंट है ठीक है। मान लो लिखा है स्टॉक के नीचे आएगा, ये स्टॉक है और ये फ्लो है। बच्चों इसका एग्जाम्पल नंबर 1, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें जैसे कि लिखा है प्रोडक्शन एज ऑन 31 मार्च 2018, 19, 20 कुछ भी ले लो, और फ्लो इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड 2018, 19। ये एक फ्लो है बच्चों। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे मान लो लिखा है क्या, इसमें हम लिख सकते हैं कैपिटल, ऐसा करो इसमें लिख सकते हैं नेशनल वेल्थ। नेशनल वेल्थ, नेशनल वेल्थ मतलब देश की संपत्ति एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी बच्चों, राष्ट्र की संपत्ति, राष्ट्रीय संपत्ति। बट अगर लिखा हुआ है बच्चों एग्जाम्पल नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, बच्चों जो नेशनल इनकम होती है ना वो एक साल की बात करता है। एक पूरे ईयर में कितनी हमने प्रोडक्शन एक्टिविटी से इनकम जनरेट करी है उसे कहते हैं नेशनल इनकम। और जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे देश की वेल्थ है उसे कहते हैं नेशनल वेल्थ। तो ये स्टॉक है और ये फ्लो है। एक बार प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। बच्चों बहुत ध्यान से देखना। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं अपने। क्या है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट? ये स्टॉक और फ्लो हमें ध्यान रखना है बच्चों।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। इसमें हमें 2-3 बातों को ध्यान में रखना होता है। नंबर 1, एक है नॉर्मल रेजिडेंट, एक है बच्चों नॉर्मल रेजिडेंट्स, एक है बच्चों सिटीजनशिप और एक है नॉन रेजिडेंट इंडियन, जिसको हम कहते हैं एनआरआई। क्या होता है सर ये? ध्यान से सुनना बच्चों। पहले नॉर्मल रेजिडेंट की बात करते हैं सिंपली। इसमें 2 बातें होती हैं। पहला, एक व्यक्ति ऑर्डिनरली उसी देश में रह रहा है, जैसे हम भारत में रहते हैं बच्चों, भारत के हम ऑर्डिनरली रेजिडेंट हैं। एक व्यक्ति एक देश में ऑर्डिनरली रह रहा है, बट उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी उसी देश के लिए है। हम भारत में रहते हैं और हमारा कंप्लीट इकोनॉमिक इंटरेस्ट हम भारत के लिए ही यहाँ पे एक्टिविटी करते हैं। जितना भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो हमारा सेंटर इंडियन इकोनॉमी को करता है। तो कहीं ना कहीं हम भारत में ही रहते हैं और हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी भारत के लिए ही लाई करता है। तो हम भारत के बच्चों क्या हैं? नॉर्मल रेजिडेंट। तो बच्चों क्या हुआ नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब? हु reside ordinarily in a country and their economic interest also lie for डेट कंट्री। बच्चों हम भारत में रहते हैं और हमारा कंप्लीट इकोनॉमिक इंटरेस्ट सिर्फ भारत के लिए है, तो वी आर नॉर्मल रेजिडेंट। बात ठीक? बच्चों ऑन द अदर हैंड सिटीजनशिप, ये क्या होता है? सिटीजनशिप बेसिकली 2 बातों पे डिपेंड करती है। कौन कौन सी बातें सर? सिटीजनशिप बेसिकली डिपेंड ऑन 2 थिंग्स। बच्चों आपने अपना आधार कार्ड देखा होगा, उस पर आपने अपने फोटो भी देखी होगी। आपने वो आधार कार्ड देखा होगा, आपने जब वो आधार कार्ड देखा है तो उस पर लिखा होता है आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं भारत का नागरिक हूं, है ना? उसमें आपने अपनी फोटो भी होगी, उस पर ऊपर यह भी लिखा होता है मैं भारत का नागरिक हूं, मतलब सिटीजन। ये होता कौन है सिटीजन सर? कैसे मिलती है सिटीजनशिप? बच्चों जिस देश में जिस व्यक्ति का जन्म होता है, जैसा हमारा भारत में जन्म हुआ है, हम भारत में जन्मे हैं तो हमारा प्लेस ऑफ बर्थ इंडियन है। अगर हमारा प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया है बच्चों तो हम भारत के सिटीजन हैं। लेकिन सर ये जरूरी है क्या कि हमारा भारत में जन्म हुआ है हम जिंदगी भर भारत के ही नागरिक रहें? नहीं, आप चाहो तो किसी दूसरे देश की नागरिकता भी ले सकते हो, सिटीजनशिप आप दूसरे देश की भी ले सकते हो। लेकिन आपको उसकी सिटीजनशिप लेने के लिए ना बच्चों, आपको अगर उसकी देश की सिटीजनशिप लेनी है तो उसके कुछ लीगल प्रोविजंस होते हैं, वो आपको फुलफिल करने होते हैं, तब आप एलिजिबल हो पाते हो। जैसे मान लो आपको यूएसए की लेनी है तो आप यूएसए के जितने भी लीगल प्रोविजंस होंगे तो वहां पे आपको वो फुलफिल करने होंगे। और नंबर 2 बात, आपको सिटीजनशिप एक टाइम पर एक ही देश की मिलती है। जो सिटीजन होता है ना बेसिकली वो पॉलिटिकल इशू में पार्टिसिपेट करता है। आपको एक टाइम पर एक ही देश की सिटीजनशिप मिल सकती है, जैसे हम इस टाइम भारत के सिटीजन हैं। तो बच्चों इसका मतलब ये 2 बातों पे डिपेंड है। सिटीजनशिप बेसिकली डिपेंड ऑन 2 थिंग्स। नंबर 1
प्लेस ऑफ बर्थ, नंबर 2 some legal provisions of that country, मतलब उस देश के जो लीगल प्रोविजंस हैं उस पर भी डिपेंड करती है। सर क्लियर होता है, सिटीजनशिप क्या होता है, हम भारत के नागरिक हैं तो हम भारत में जन्मे हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ही देश की होगी। बच्चों ऑन द अदर हैंड हमें एक चीज़ और पढ़नी है जिसका नाम है नॉन रेजिडेंट इंडियन। सर अब ये क्या होता है? समझ में आता है नॉर्मल रेजिडेंट, समझ में आता है सिटीजनशिप, ये नॉन रेजिडेंट इंडियंस क्या है? एनआरआई, बहुत कॉमन वर्ड है, ध्यान से सुनना बच्चों। जैसे मान लो मैं भारत का नागरिक हूँ, लेकिन मैं आरबीआई या फिर मैं वर्ल्ड बैंक के लिए या फिर किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के लिए या फिर दूसरे कंपनी के लिए वहाँ दूसरे देश में रहता हूँ, ठीक है, मैं वहाँ पे रह रहा हूँ, एम्बेसी में जॉब कर रहा हूँ, किसी भी तरीके से मैं वहाँ पे रह रहा हूँ। अगर मेरे को वहाँ रहते रहते 1 साल से ज़्यादा हो जाता है बच्चों, क्या हो जाता है? ज़्यादा, 1 साल से ज़्यादा, मैं नागरिक भारत का हूँ लेकिन वहाँ पे मैं 1 साल से ज़्यादा रह रहा हूँ, तो मैं वहाँ का, मैं भारत के लिए नॉन रेजिडेंट इंडियन कहलाऊंगा बच्चों। मतलब नागरिकता, सिटीजनशिप भारत की है बट रहता कहीं और है, मतलब हु reside in any other country for more than 1 year। 1 वर्ष से अधिक अगर कोई व्यक्ति कहीं रहता है तो वो भारत का नॉन रेजिडेंट इंडियन कहलाता है। सबको क्लियर है बच्चों? तो ये 3 बातें ध्यान रखनी है, कौन कौन सी? नॉर्मल रेजिडेंट, सिटीजनशिप और दूसरा रेजिडेंटशिप। एक बार इसका भी आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, देन हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी बच्चों, तो अब हमारे पास आता है एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एक होती है डोमेस्टिक टेरिटरी। अगर आपको नेशनल इनकम पढ़ना है, डोमेस्टिक इनकम पढ़ना है, तो आप डोमेस्टिक टेरिटरी को इग्नोर नहीं कर सकते हो। एक होती है बच्चों डोमेस्टिक टेरिटरी। इसको पढ़ने से पहले हम लोग एक बात करेंगे, वो होती है पॉलिटिकल टेरिटरी। पॉलिटिकल टेरिटरी, पॉलिटिकल टेरिटरी क्या होती है? ये बच्चे जियोग्राफिकल टेरिटरी होती है। इट इज द जियोग्राफिकल टेरिटरी, इट इज जियोग्राफिकल अब ये जियोग्राफिकल टेरिटरी क्या है बच्चों? जैसे भारत की फिजिकल बाउंड्री है ना भाई, भारत का मैप है, भारत की जो फिजिकल बाउंड्री है दैट इज पॉलिटिकल टेरिटरी। वो तो सिंपल है, जैसे मान लो ये भारत है, वो जो टेरिटरी है वो पॉलिटिकल टेरिटरी है। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। हमें पढ़नी है डोमेस्टिक टेरिटरी। ये डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? इट इज द एक्सपेंशन ऑफ, इट इज बिगर देन पॉलिटिकल टेरिटरी। ये पॉलिटिकल टेरिटरी से बहुत बड़ी होती है। इट इज द एक्सपेंशन ऑफ पॉलिटिकल टेरिटरी। इट इंक्लूड्स, नंबर 1, इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है एम्बेसीज। बच्चों एम्बेसीज हो गया, कोई रिसर्च सेंटर्स हो गए भारत के, और मिलिट्री फोर्स हो गई भारत की, जिसको भारत सरकार ने भेजा है। एम्बेसीज क्या होता है तो पता होगा आपको बच्चों। एम्बेसी जैसे इंडिया की एम्बेसी हर किसी कंट्री में लोकेटेड होगी, वह अब्रॉड में होगी, भारत में तो नहीं होगी भाई। फिजिकल बाउंड्री जो है भारत की, पॉलिटिकल टेरिटरी बन गई भारत के अंदर अंदर। लेकिन ऐसी सब चीज़ें जो पॉलिटिकल टेरिटरी के बाहर हैं लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी में हैं, वो क्या है? सबसे पहले उसमें क्या आ गया? एम्बेसीज। बात ठीक, एम्बेसीज हो गया, मिलिट्री फोर्स हो गई, भारत के रिसर्च सेंटर्स हो गए, ये सब भारत के बाहर जो है लोकेटेड हैं वो सब। तो जो भारत की एम्बेसी होगी
वो भारत की टेरिटरी में होगी। मान लो जर्मनी की यहाँ पे एम्बेसी है, तो वो हमारी टेरिटरी में नहीं आएगी डोमेस्टिक में, वो उनके में आएगी। ऐसे ही भारत की जर्मनी में है तो वो भारत की टेरिटरी में आएगी। क्लियर है? तो बच्चों एम्बेसीज इसमें टेरिटरी में आती है, डोमेस्टिक टेरिटरी में। दूसरा बहुत ध्यान से सुनना, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड बाय या ऑपरेट बाय नॉर्मल रेजिडेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भाई जैसे मान लो भारत सरकार की एयरलाइन है, वो भारत सरकार की है, दूसरे देश में जाती है, दूसरे देश के पैसेंजर लाती है, इनकम जनरेट करती है, वो जो भी होगा ना वो भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। बात ठीक बच्चों? एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है वाटर टेरिटरी, वाटर टेरिटरी, जल सीमा इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों। 200 नॉटिकल्स, 200 नॉटिकल यूनिट है ये। 1 नॉटिकल इक्वल टू होता है 1.852 किलोमीटर। एक नॉटिकल किसके बराबर होता है? 1.852 किलोमीटर। मतलब वाटर टेरिटरी लगभग 200 नॉटिकल डिस्टेंस तक वो भारत की टेरिटरी में आएगा। जो इंटरनेशनल वाटर जो हम कहते हैं, जो किसी का नहीं है, मतलब वो 200 नॉटिकल तक भारत की टेरिटरी का पार्ट होगा। उसके अंदर जो भी इनकम होगी वो भारत की होगी। बात ठीक? जैसे बच्चों फिशिंग वेसल्स होती हैं, मतलब जो मछली वगैरह जो शिप्स होती हैं जो उसके लिए काम की जाती हैं, फिशिंग वेसल, वो सब उसमें जो इनकम जनरेट कर रही हैं वो सब वाटर टेरिटरी के थ्रू ही हो पा रहा है बच्चों। कुछ रिसर्च सेंटर्स हो गए, मिलिट्री फोर्स हो गई, एम्बेसीज हो गए, जो भारत के फिजिकल बाउंड्री के बाहर हैं, मतलब पॉलिटिकल टेरिटरी में नहीं है लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी में है, वो ये है। तो बच्चों हम ये समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल टेरिटरी बड़ा है या डोमेस्टिक? सिंपल सी बात है सर, डोमेस्टिक टेरिटरी बहुत बड़ा है। और एम्बेसी वर्ड आपने कॉमनली सुना होगा, मूवीज़ में भी है, बहुत सी मूवीज़ में एम्बेसी वर्ड आपने कॉमन सुना होगा। आपको नहीं पता तो ये ध्यान रखना है। जैसे मान लो मुझे यूएसए जाना है, तो मैं यूएसए की एम्बेसी जाऊँगा पहले, जो लोकेटेड होगी इंडिया में, और वहाँ से परमिशन मांगूंगा। दैट परमिशन नोन एज वीज़ा। अब वो किसी भी तरीके का वीज़ा हो सकता है। बात ठीक? वो डिपेंड करता है मैं कि ट्रैवलिंग वीज़ा है या स्टूडेंट वीज़ा है या मैं जॉब के लिए जा रहा हूँ, वो मेरे को परमिशन देंगे। ठीक है? वो एम्बेसी जो हमारी भारत के बाहर है वो भारत की टेरिटरी में, उनकी भारत में तो वो उनकी टेरिटरी में। बच्चों आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉज करके पढ़ते हैं आगे। अब हम एक लास्ट आज की वीडियो का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। आज की वीडियो के लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। हाँ जी बच्चों, एक होता है फैक्टर इनकम। क्या होता है? फैक्टर इनकम। और एक होता है ट्रांसफर इनकम। एक होता है बच्चों फैक्टर इनकम और एक होता है ट्रांसफर इनकम। नंबर 1 इज फैक्टर इनकम एंड नंबर 2 इज ट्रांसफर इनकम। ध्यान से सुनना बच्चों, मैं सिंपल सी बातों में समझाना चाहता हूँ। बच्चों मान लो मैंने कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी करी, ठीक है, मैंने कहीं पे एज ए एम्प्लॉय जॉब करी, तो मैंने वहाँ पे एम्प्लॉय बन के जॉब करी, तो मैंने वहाँ से इनकम जनरेट करी होगी, मैंने सर्विसेज दी, या मैंने किसी भी तरीके से मान लो मैंने कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी करी, किसी भी प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी करी, तो वहाँ से मेरे को जो इनकम हो रही है वो कौन सी इनकम है? फैक्टर इनकम, जो किसी ना किसी एक्टिविटी से कमाई जाए। कौन सी एक्टिविटी? प्रोडक्शन एक्टिविटी, जो किसी ना किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी से जनरेट हो उसे फैक्टर इनकम कहते हैं। और जो विदाउट एनी प्रोडक्शन एक्टिविटी हो उसे ट्रांसफर इनकम कहते हैं। मान लो बच्चों किसी ने मेरे को गिफ्ट दिया मेरे बर्थडे पे, वो मैंने प्रोडक्शन एक्टिविटी से थोड़ी ना कमाया है, वो तो मैंने विदाउट एनी प्रोडक्शन एक्टिविटी कमाया, दैट इज ट्रांसफर इनकम।
बच्चों, आप लोगों को आपके घर से पॉकेट मनी मिलती है। वो पॉकेट मनी जो आपको मिल रही है वो कहते हैं आप घर पे कि ये हमारे पैसे हैं। बच्चों, वो आपके कुछ नहीं है, वो आपके पेरेंट्स ने आपको ट्रांसफ़र कर दिए हैं। वो कौन सी इनकम है? ट्रांसफर इनकम, ना कि फैक्टर इनकम। मतलब जो विद एनी प्रोडक्शन एक्टिविटी अर्न हो, जो विदाउट एनी प्रोडक्शन एक्टिविटी अर्न हो, उसको कहते हैं ट्रांसफर इनकम। तो लिखा जा सकता है वेक्टर इनकम अर्न विथ एनी प्रोडक्शन एक्टिविटी, ये किसी ना किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी से अर्न होती है, और ये ट्रांसफर इनकम अर्न विदाउट एनी प्रोडक्शन एक्टिविटी, ये बिना किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी से होती है। बच्चों, जैसे मैं सिंपल सी बात मान लो, आपके घर पे 50,000 रुपये इनकम आई, ठीक है, आपको उसमें से 2,000 रुपये दे दिए, लो बच्चों पॉकेट मनी। तो क्या आप ये बोलोगे हमारे घर की इनकम 52,000 है? नहीं, आप तो 50,000 ही बोलोगे ना बच्चों। तो वो देश की इनकम में कंसिडर नहीं होगी। ट्रांसफर इनकम कैसे देश की इनकम है? मतलब कैसे ट्रांसफर इनकम में क्या क्या चीज़ें आती हैं? बच्चों, हमारे सीनियर सिटीजन्स को ओल्ड एज पेंशन मिलती है, सरकार देती है उन्हें। आपको स्कूल से स्कॉलरशिप मिलती है, सरकार देती है उन्हें। आपने कमाई नहीं है, आपने फैक्टर से नहीं कमाई, आपने किसी फैक्टर से नहीं कमाई। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर से जो इनकम कमाई जाती है वो फैक्टर इनकम है। बट विदाउट एनी प्रोडक्शन एक्टिविटी और विदाउट एनी फैक्टर, दैट इज ट्रांसफर इनकम। ठीक है, तो मतलब इसको हम नेशनल इनकम में कंसिडर करते हैं, इसको कंसिडर नहीं करते। तो लिखा जा सकता है फैक्टर इनकम considered on the calculation of national income। इसके एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं बच्चों, जैसे रेंट, प्रॉफिट, सैलरी एंड वेजेस। और इसको हम लिख सकते हैं ट्रांसफर इनकम डज नॉट कंसिडर्ड ऑन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, लिख सकते हो आप लोग। और एग्जाम्पल जैसे बच्चों ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन तो इसमें आएगी, लेकिन जो रिटायरमेंट पेंशन होती है वो इसमें आएगी। रिटायरमेंट पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिटायरमेंट होने के बाद मिलती है, वो उसके द्वारा अर्न की जाने वाली इनकम पहले ही हो जाती है, बट उसका कुछ डिडक्ट पार्ट कर लिया जाता है, वो किसको रिटायरमेंट के बाद दिया जाता है। तो ध्यान रखना, रिटायरमेंट पेंशन यहाँ है, ओल्ड एज पेंशन यहाँ है। स्कॉलरशिप बच्चों, और बोल सकते हैं डोनेशन, ये सब ट्रांसफ़र इनकम है। ठीक है बच्चों, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसको ही कंटिन्यू करते हैं। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और नोटिफिकेशन लेने के मतलब आने के लिए, अपडेट रहने के लिए चैनल से प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइज, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।